नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत एक मैसूर राज्य बना। 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। आज ये कर्नाटक न सिर्फ दक्षिण भारत बल्कि देश की राजनीति में खास मकाम रखता है। इस प्रदेश ने देश को प्रधानमंत्री समेत कई महत्वपूर्ण राजनीतिक शख्सियतें दी। कर्नाटक में एक बार फिर चुनाव है। 12 मई को राज्य विधानसभा के लिए वोटिंग होनी है, जिसके नतीजे 15 मई को आएंगे। ये राज्य लंबे वक्त तक सियासी अस्थिरता के दौर से गुजरा। सिद्धारमैया को छोड़ दें तो बीते 40 साल में कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। यहां सरकारें भी बदलती रहती हैं। इस बार के चुनाव के भी खास मायने हैं, न सिर्फ सियासी दलों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी। राज्य में इस बार 15 लाख से ज्यादा नए मतदाता हिस्सा ले रहे हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। सियासी दलों से लेकर आम जनता तक सबके अपने अपने मुद्दे हैं। इस बार यहां चुनाव नतीजों का असर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। इन नतीजों का असर 2019 तक जाने की बात की जा रही है। विशेष में आज हम बात करेंगे कर्नाटक विधानसभा चुनाव की, चुनाव प्रचार के दौरान हुई बयानबाजी की, और इस दौरान राष्ट्रीय राजनीति पर किस तरह का असर पड़ सकता है उनकी, और इस दौरान मुद्दे वहां पर कौन कौन से हावी रहे, कौन कौन से इश्यूज पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है, इसकी भी बात आज विशेष में करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो कर्नाटक विधानसभा के लिए इस बार हो रहा चुनाव कई मायनों में अहम है। ये चुनाव न सिर्फ कर्नाटक बल्कि देश की राजनीति के भविष्य पर भी असर डालने वाला हो सकता है। यही वजह है कि दोनों राष्ट्रीय दलों बीजेपी और कांग्रेस ने यहां पूरी ताकत झोंक रखी है, जबकि जनता दल सेक्युलर भी मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है। पंद्रह मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे और लोगों को पता लगेगा कि राज्य में अगली सरकार किसकी है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। ये नतीजे बहुत हद तक 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों को भी प्रभावित करने वाले हैं। यहां जिस पार्टी या गठबंधन की सरकार बनेगी, उसके पक्ष में बहुत हद तक 2019 के लिए माहौल बनना शुरू हो जाएगा। चर्चा ये है कि कर्नाटक बीजेपी को और मजबूती देगा और फिर कांग्रेस के लिए संभावनाओं के नए दरवाजे खोलेगा, या फिर तीसरे मोर्चे यानी गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी गठबंधन के लिए उम्मीद की किरण बनेगा। In this Karnataka Assembly election, 100% we will win. It will be a stepping stone to the next parliament election. And Congress will bounce back in the next parliament election. Only one thing I can say, the graph that is there, when he took charge of the Prime Minister, it is slowly going down. He also knows it. That is all I can comment. The euphoria is created, slowly coming down. कर्नाटक में विधानसभा की कुल 224 सीटें हैं। इनमें 36 अनुसूचित जाति और 15 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। फिलहाल राज्य में कांग्रेस की सरकार है और 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल 224 में से 122 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस चुनाव में जेडीएस को 40 और बीजेपी को भी 40 सीटें मिली। तब बीएस येदियुरप्पा की बीएसआरसीपी को 4 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली। राज्य में एलजेपी, बीएसपी, सीपीआई, सीपीएम और एनसीपी को राज्य में निराशा हासिल हुई और ये दल एक भी सीट हासिल नहीं कर सके। कांग्रेस के हिस्से में कुल पड़े वोटों में 36.6%, जेडीएस की 20.2% और बीजेपी को 19.9% वोट हासिल हुए। इस बार वीएस येदियुरप्पा बीजेपी में लौट आए हैं और पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। Siddaramaia's government, that will helpful to us, and we are going to minimum 150 seats we are going to win, and we are going to form the government on 17th. I have got full confidence about the people of Karnataka, and I am throughout the state. I have toured about 3 times, and people are with us. You see the response here also.
राज्य में चुनाव को लेकर पार्टियों की गंभीरता उनके बड़े नेताओं के चुनाव प्रचार से मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, बीएसपी अध्यक्ष मायावती, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, पूर्व सीएम अखिलेश यादव और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने लगातार रैलियां की। इसके अलावा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कई साल बाद चुनाव प्रचार में सक्रिय हिस्सेदारी की। राज्य में विकास, भ्रष्टाचार, सड़क, बिजली, पानी और जाति जैसे स्थानीय मुद्दों के अलावा राष्ट्रीय मुद्दों की भी खूब बात हुई। इस दौरान कई बार चुनाव प्रचार में स्तरहीन बातें भी हुईं, गैर जरूरी आरोप प्रत्यारोप भी हुए और नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर जमकर तू मैं भी हुई। इससे भी अंदाजा होता है कि कर्नाटक महज एक राज्य का चुनाव भर नहीं है, यहाँ तमाम पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इसके अलावा ये चुनाव 2019 के आम चुनाव से पहले तमाम पार्टियों के लिए अपने संगठन, प्रचार तंत्र, अपने संसाधन और चुनाव लड़ने की क्षमता नापने का एक तरीका भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के दावेदार कौन कौन हैं। सबसे पहले बात मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया राज्य के ही नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए दक्षिण भारत के भी बड़े नेताओं में शुमार हैं। सिद्धारमैया कभी कांग्रेस के विरोधी हुआ करते थे, लेकिन जब से उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा उसके बाद से पीछे मुड़कर नहीं देखा। आइए जानते हैं उनके जीवन और राजनीति के बारे में। सफेद रंग का कुर्ता और पंचा और कंधे पर अंगवस्त्र। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का ये पहनावा उनकी पहचान है। सिद्धारमैया पर राज्य में कांग्रेस को जीत दिलाने का बड़ा दारोमदार है, लेकिन सिद्धारमैया एक जमाने में कांग्रेस के विरोधी हुआ करते थे, लेकिन अपनी राजनीतिक सूझबूझ और जनमानस में अपनी पैठ के चलते वो 2006 में कांग्रेस ज्वाइन करने के कुछ ही सालों में मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच गए। लेकिन उनका यहां तक का सफर काफी कठिन और दिलचस्प रहा। मैसूर जिले के एक छोटे से गांव सिद्धारमनाहुंदी में 12 अगस्त 1948 को सिद्धारमैया का जन्म हुआ था। सिद्धारमैया बताते हैं वो बेहद गरीब किसान परिवार से आते हैं। कहते हैं कि सिद्धारमैया मिट्टी पर अक्षर लिखकर पढ़ा करते थे, क्योंकि माता पिता स्लेट और चौक दिलाने में सक्षम नहीं थे। वे कुरबा जाति से आते हैं, जो देश में आर्थिक रूप से काफी पिछड़ी जाति मानी जाती है। बाद में घर के हालात कुछ संभले तो उन्होंने विधिवत पढ़ाई शुरू की और विज्ञान और कानून में स्नातक की डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने वकालत शुरू की और राम मनोहर लोहिया के समाजवाद से प्रभावित होकर वो राजनीति में आ गए। उन्होंने पहला चुनाव लोकदल के टिकट पर 1983 में मैसूर के चामुंडेश्वरी विधानसभा सीट से लड़ा और जीत दर्ज की। 1985 में मध्यावधि चुनाव में उन्होंने जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 1989 के चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन राजनीतिक रूप से उनका कद बढ़ता गया। 1992 में सिद्धारमैया को जनता दल का महासचिव बनाया गया। 1994 के चुनाव में वो एक बार फिर चामुंडेश्वरी से विधानसभा चुनाव जीते। इस बार उन्हें राज्य का वित्त मंत्री बनाया गया। 1996 में वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए और उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि 1999 का चुनाव वो हार गए। 1999 में ही जनता दल से अलग होकर एचडी देवेगौड़ा का साथ देते हुए उन्होंने जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस का दामन थाम लिया। 2004 में भी वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री के पद पर संतोष करना पड़ा। इस बीच एचडी देवेगौड़ा और सिद्धारमैया के बीच मनमुटाव बढ़ता गया और आखिरकार परिवारवाद को बढ़ावा देने के आरोप के बाद उन्होंने जेडीएस छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया। 2006 के बाद कांग्रेस में सिद्धारमैया ने न सिर्फ अपनी अलग छवि बनाई, बल्कि जल्द ही पिछड़ा वर्ग के एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में जगह बना ली। 2008 में राज्य में जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी, तब सिद्धारमैया ने विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाई।
2013 में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की और सिद्धारमैया विधायक दल के नेता के रूप में चुने गए और मुख्यमंत्री बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की, जो बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। चावल मिल के एक क्लर्क और एक किसान नेता से आगे बढ़कर दक्षिण भारत में पहली बार बीजेपी की सरकार बनाने वाले बीएस येदियुरप्पा का नाम बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें राज्य के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। आइए एक नजर डालते हैं उनके राजनीतिक सफर पर। कर्नाटक में बीजेपी का चेहरा बन चुके बीएस येदियुरप्पा का राजनीतिक सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। येदियुरप्पा का जन्म 27 फरवरी 1943 को कर्नाटक के मांड्या जिले के बुकानाकेरे में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धलिंगप्पा और माता का नाम पुत्तथयम्मा था। कर्नाटक के तुमकुर जिले में येदियुर स्थान पर संत सिद्धलिंगेश्वर के द्वारा बनाए गए शैव मंदिर के नाम पर उनका नाम रखा गया। कला से स्नातक करने वाले येदियुरप्पा राज्य के सबसे प्रभावशाली संप्रदाय लिंगायत से ताल्लुक रखते हैं। बीए करने के बाद 1965 में येदियुरप्पा समाज कल्याण विभाग के प्रथम श्रेणी के क्लर्क बन गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने शिकारीपुरा में वीरभद्र शास्त्री चावल मिल में किरानी की नौकरी कर ली। 1967 में उनका विवाह मैत्रा देवी से हुआ, जिनसे उन्हें पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। बाद के दिनों में येदियुरप्पा ने शिमोगा में हार्डवेयर की दुकान भी चलाई। हालांकि इन सब के बीच वे एक चीज नहीं भूले, राजनीति में किस्मत आजमाना। बीएस येदियुरप्पा के राजनीतिक सफर की शुरुआत 1972 में हुई, जब वे शिकारीपुरा तालुका जनसंघ के अध्यक्ष चुने गए। 1975 में आपातकाल के दौरान येदियुरप्पा 45 दिन जेल में भी रहे। 1975 में वे शिकारीपुरा नगरपालिका परिषद के पार्षद चुने गए और 1977 में शिकारीपुरा नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष। इस दौरान वे राज्य के बंधुआ मजदूरों और किसानों के मुद्दे लगातार उठाते रहे। 1977 में जनता पार्टी के सचिव चुने जाने पर येदियुरप्पा का राजनीतिक कद काफी बढ़ गया। 1980 में वे शिकारीपुरा तालुका के बीजेपी अध्यक्ष निर्वाचित हुए, लेकिन उनके वास्तविक राजनीतिक करियर की शुरुआत 1983 में हुई, जब वे पहली बार विधानसभा में पहुंचे। तब से अब तक वे 6 बार शिकारीपुरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। 1994 में राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता चुने गए। 1999 में कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य चुने गए। येदियुरप्पा 3 बार कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। पहली बार वे 1988 में कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बने, जबकि 1998 में दूसरी बार और 2016 में तीसरी बार राज्य बीजेपी के अध्यक्ष बने। 2014 में येदियुरप्पा शिमोगा लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए। 2006 में जब कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई, तो बीएस येदियुरप्पा राज्य के उप मुख्यमंत्री बने। येदियुरप्पा पहली बार जेडीएस के समर्थन से 2007 में 7 दिनों के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। हालांकि 19 नवंबर 2007 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 2008 के विधानसभा चुनाव में येदियुरप्पा की बदौलत बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की और येदियुरप्पा दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। ऑपरेशन लोटस अभियान के दम पर सफलता हासिल करने वाले येदियुरप्पा दूसरी बार 3 साल 62 दिनों तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान उनकी सरकार पर घोटाले के आरोप भी लगे। 2012 में येदियुरप्पा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और कर्नाटक जनता पक्ष के नाम से अपनी पार्टी बनाई। 2013 में येदियुरप्पा ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव बीजेपी से अलग होकर अपनी पार्टी कर्नाटक जनता पक्ष की तरफ से लड़ा। हालांकि इस चुनाव में उनकी पार्टी बुरी तरह हार गई। नवंबर 2013 में येदियुरप्पा ने घोषणा की कि वो बीजेपी में दोबारा शामिल होंगे और जनवरी 2014 में उन्होंने अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर दिया। बीजेपी में वापसी के बाद पार्टी ने उन्हें कर्नाटक बीजेपी की कमान सौंप दी और 2018 में हो रहे विधानसभा चुनाव में पार्टी ने राज्य का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कर्नाटक में एक और स्थानीय बड़े नेता हैं जिन पर सबकी नजर टिकी हुई है। वो है
हरदनहल्ली देवेगौड़ा कुमारस्वामी यानी एचडी कुमारस्वामी। एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अगर राज्य में कोई भी दल बहुमत हासिल करने में नाकाम रहता है तो अगली सरकार में उनकी काफी अहम भूमिका हो सकती है। एचडी कुमारस्वामी पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे हैं, लेकिन ये उनकी अकेली पहचान नहीं है। अपने समर्थकों के बीच वो कुमार अन्ना के नाम से मशहूर हैं। उनका शुमार राज्य के बड़े नेताओं में होता है। वो 2006 से 2007 के बीच कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस की कर्नाटक इकाई के प्रमुख हैं और अपनी पार्टी की तरफ से वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। एचडी कुमारस्वामी का जन्म 16 दिसंबर 1959 को हासन जिले के हरदनहल्ली में हुआ। उनकी शुरुआती पढ़ाई हासन में हुई। इसके बाद उन्होंने तत्कालीन बैंगलोर से विज्ञान में स्नातक किया। कुमारस्वामी को राजनीति विरासत में मिली है। हालांकि उनका परिवार खुद को किसान मानता है, लेकिन एचडी कुमारस्वामी कन्नड़ फिल्मों के निर्माता, वितरक और प्रदर्शक भी हैं। वो पहली बार 1996 में राज्य की कनकपुरा लोकसभा सीट से चुने गए, लेकिन 1998 में इस सीट से उनकी जमानत जब्त हो गई। 1999 के विधानसभा चुनाव में सतनूर से उन्हें फिर हार का सामना करना पड़ा। 2004 में उनकी किस्मत ने एक बार फिर पलटा खाया। कुमारस्वामी रामनगरम विधानसभा सीट से चुनाव जीते। उनकी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई, लेकिन जनवरी 2006 में ये गठबंधन टूट गया और कुमारस्वामी 42 विधायकों को लेकर अलग हो गए। इसके बाद 4 फरवरी 2006 से लेकर 9 अक्टूबर 2007 तक वो बीजेपी के समर्थन से राज्य के मुख्यमंत्री रहे। 2013 में वो कर्नाटक विधानसभा के नेता विपक्ष बने। हालांकि कुमारस्वामी खुद को पूर्णकालिक राजनीतिज्ञ नहीं मानते, लेकिन उनके शासनकाल को कई अच्छी बातों के लिए याद किया जाता है। उनके शासनकाल में कर्नाटक की आर्थिक विकास दर किसी भी समय से ज्यादा थी। राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद कुमारस्वामी ने किसानों की समस्याएं हल करने की कोशिश की। एचडी कुमारस्वामी इस बार 2 विधानसभा सीट चन्नापटना और रामनगरम से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनाव से रामनगरम पर जेडीएस का कब्जा है। हालांकि कुमारस्वामी का राजनीतिक जीवन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन इस बार उन्हें उम्मीद है कि किस्मत एक बार फिर उनका साथ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हर पार्टी के दिग्गज नेता राज्य में थे और अपनी पार्टी को जीत दिलाने की पूरी कोशिश में लगे रहे। चुनाव प्रचार के दौरान सभी पार्टियों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। आइए देखते हैं नेताओं ने इस दौरान क्या क्या आरोप लगाए एक दूसरे पर। उत्तर पूर्व राज्यों के सफल चुनावी नेतृत्व के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार का जिम्मा संभाल लिया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे राज्य में चुनावी सम्मेलन कर रहे हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। ये रुपया सरकार के ही एक मंत्री पर खनन घोटाले का आरोप लगा, इस वजह से उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा। खनन घोटाले के कई आरोपियों को जिन्हें जेल तक जाना पड़ा था और उन्हें इस बार ये रुपया सरकार टिकट भी बांट रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष और स्टार प्रचारक अमित शाह ने चुनाव से 1 महीने पहले ही राज्य में डेरा डाल दिया। उन्होंने राज्य में कई रैलियां और रोड शो किए। एक और भारतीय जनता पार्टी है जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रही है, और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जो समाज के बीच में झगड़ा लगाकर अंग्रेजों की नीति फूट डालो और राज करो की दिशा में आगे बढ़ रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी भी अपनी पूरी ताकत से प्रचार अभियान में जुटी रही। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी पूरे जोशो खरोश से प्रचार अभियान में लगे रहे। हाल ही में उत्तर पूर्व में हुए चुनावों में हारने के बावजूद कांग्रेस अध्यक्ष नई ऊर्जा के साथ चुनावी रैलियों को संबोधित करते दिखे। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं चूका।
उन्होंने बीजेपी सरकार पर 4 साल के कार्यकाल में जनता से किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। आपने हिंदुस्तान से कहा था कि हर गरीब व्यक्ति को आप 15 लाख रुपए दोगे, आपने 1 रुपया तक नहीं दिया। आपने युवाओं को वायदा किया था कि हर साल आप 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दोगे, आपने 1 युवा को रोजगार नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी ने ना रोजगार दिया, ना किसानों की मदद की, ना दलितों आदिवासियों की मदद की। करीब 2 साल बाद कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कर्नाटक चुनाव प्रचार में भाग लिया। मंगलवार को बीजापुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर कांग्रेस शासित राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। इसके जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा सबका साथ सबका विकास पर भी सवाल खड़े किए। हैरानी की बात ये भी है कि जिन जिन राज्यों में सूखा पड़ा, मोदी सरकार ने उन राज्यों को हजारों करोड़ दिए, लेकिन कर्नाटक के किसानों के घरों पर नमक छिड़कते हुए सबसे कम पैसा दिया। मोदी जी, क्या यही है आपका सबका साथ सबका विकास? कर्नाटक विधानसभा चुनाव में तीसरा पक्ष जेडीएस ने कहा कि उसे विश्वास है कि चुनाव प्रचार के बाद कर्नाटक में जेडीएस की सरकार बनेगी। जेडीएस ने बीजेपी से किसी भी तरह के गठबंधन करने से इनकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की तारीफ करने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव के बाद बीजेपी और जेडीएस में गठबंधन संभव है। I am expecting to form the government on my own minus Congress and minus Bharatiya Janata Party. Okay. Yes, there may be some few independents. With this type of combination, I still hope to form the government on my own. इस बीच 12 मई को कर्नाटक की जनता तय करेगी कि कौन सी पार्टी कर्नाटक में सरकार बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों में मशगूल रहे, लेकिन वो कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनके इर्द गिर्द राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार घूमता रहा, आइए जान लेते हैं। रैलियां, रोड शो, सोशल मीडिया और घर घर प्रचार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान तमाम राजनीतिक दलों ने जनता के बीच पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ये चुनाव कई ऐसे मुद्दों के लिए याद किया जाएगा जिनके इर्द गिर्द चुनाव प्रचार की धुरी घूमती रही। यूं तो हर राजनीतिक दलों के अपने अपने मुद्दे रहे, लेकिन कुछ बड़े मुद्दे जिन पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला, उनमें सबसे अहम मुद्दा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का मुद्दा खासकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग की वजह बना रहा। बीजेपी ने राज्य की सिद्धारमैया सरकार को कमीशन वाली सरकार कहकर खूब आलोचना की। इस दौरान 2017 में सीएमएस इंडिया करप्शन स्टडी रिपोर्ट को लेकर भी राज्य सरकार की आलोचना की गई, जिसमें कर्नाटक को देश का सबसे भ्रष्ट राज्य बताया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने आरोपों का खंडन करते हुए येदियुरप्पा सरकार में हुए भ्रष्टाचारों का मुद्दा उठाया। ये 6 चीजें नोच रही है, तबाह कर रही है। ये 6 चीजें हैं। एक तो स्वयं में कांग्रेस कल्चर, दूसरा है कम्युनलिज्म, तीसरा है कास्टिज्म, चौथा है क्राइम, पांचवा है करप्शन, छठा है ठेकेदारी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। ये 6 चीज कर्नाटक के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में कन्नड़ स्वाभिमान का मुद्दा भी खूब छाया रहा। राज्य की कांग्रेस सरकार ने एयरपोर्ट और रेलवे टिकटों पर कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल का फरमान जारी किया। यही नहीं, कांग्रेस ने कर्नाटक के लिए अलग झंडे का प्रस्ताव पास कर केंद्र के पास मंजूरी को भेज दिया।
दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपने प्रचार में कांग्रेस नेताओं की ओर से कर्नाटक की महान शख्सियतों की अनदेखी और अपमान का मुद्दा उठाया। दोनों दलों के बीच हिंदी की अनिवार्यता को लेकर भी खूब बयानबाजी हुई। कर्नाटक में जल संकट का मुद्दा भी चुनावों में सबकी जुबान पर रहा। इन चुनावों में महादायी नदी जल बंटवारे को लेकर भी आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला। महादायी के जल को लेकर गोवा और कर्नाटक के बीच एक लंबे समय से विवाद चल रहा है। इस बीच किसानों की खुदकुशी के मसले ने इस विवाद को और हवा दी। इस मुद्दे पर राज्य में कई बार बंद का आह्वान किया गया। बीजेपी और कांग्रेस विवाद के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही है। इस बार के विधानसभा चुनाव में लिंगायत समुदाय का मुद्दा काफी चर्चा का विषय बना। लिंगायत समुदाय की राज्य की कुल आबादी में करीब 17% हिस्सेदारी है, जो राज्य की करीब 100 सीटों पर अपना दखल रखती है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने लिंगायत समुदाय को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा देने का ऐलान कर केंद्र सरकार को मुश्किल में डाल दिया। बीजेपी ने अपने प्रचार में कांग्रेस पर धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा देने को कांग्रेस का सियासी कार्ड करार दिया। इसके अलावा कुछ दूसरे धार्मिक मुद्दे भी इस दौरान उठे। इसमें टीपू सुल्तान का मसला भी काफी चर्चित रहा। दरअसल साल 2015 में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार ने टीपू सुल्तान को स्वतंत्रता सेनानी मानते हुए उनकी जयंती मनाने का फैसला किया, जबकि बीजेपी नेता उन्हें एक जुल्मी शासक मानते हैं जिसने हिंदुओं का दमन किया। इनके अलावा कर्नाटक की राजनीति में भाई भतीजावाद का मुद्दा भी खूब छाया रहा। बीजेपी ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के 2 सीटों पर लड़ने, अपने बेटे को टिकट दिलाने के साथ साथ कई दूसरे मंत्रियों के बच्चों को टिकट देने पर खूब आलोचना की। पलटवार में कांग्रेस ने भी बीजेपी की ओर से रेड्डी बंधुओं और उनके कई सहयोगियों को टिकट देने पर सवाल उठाए। We are asking the Prime Minister, who's coming here on a regular basis, to please explain to the people of Karnataka why he has chosen a corrupt person with a record of being in jail as his chief ministerial candidate. People of Karnataka want to know why Mr. Narendra Modi could not find a non-corrupt chief ministerial candidate. Also, they want to know why Mr. Narendra Modi has given 8 tickets to the Reddy brothers who have stolen 35,000 crores. I'll repeat that, 35,000 crores of Karnataka people's money. इन मुद्दों के अलावा राज्य में बुनियादी ढांचे की हालत, 15वां वित्त आयोग, बेरोजगारी, बिजली की कमी और केंद्रीय योजनाओं को लेकर आरोप प्रत्यारोप, कानून व्यवस्था और राजनीतिक सांठगांठ जैसे कई मुद्दों पर सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप देखे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष, लेकिन आपको याद दिला दें, आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं और वहां आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। नमस्कार।